ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। तुम आदमी काम के, इसलिए मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे कैदी बनकर रहोगे। एक बार तो कैदी बनाकर देख चुके हो। दिल पुकारे आरे आरे आरे। पुराने जमाने में आनंद भाइयों का नवकेतन बैनर ऐसे प्रोडक्शन हाउस में शुमार था जिसकी फिल्में हमेशा समय से आगे की थी। हालांकि सभी फिल्मों के हीरो देवानंद थे, जो मेनली अगुआ थे इस प्रोडक्शन हाउस का, क्योंकि किसी फिल्म पर काम शुरू करने से पहले उन्हीं की मोहर लगती थी आखिर में। और इस बार उन्होंने मोहर लगाई क्राइम, म्यूजिकल, ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिल, सस्पेंस से भरी कल्ट क्लासिकल ज्वेल थीप पर, जिसके निर्देशक थे गोल्डी यानी विजय आनंद, निर्माता थे देव आनंद, जो 27 अक्टूबर 1967 को वाई ज्वेल थीप के मेन हीरो भी थे, जिनका साथ दिया दादा मुनि अशोक कुमार और वैजयंती माला ने। राइटर के नारायण की लिखी इस फिल्म का संगीत तैयार किया था सचिन देव बर्मन ने, और गीतकार शैलेंद्र और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बेहतरीन 7 गीत रखे गए थे फिल्म में। फिल्म ज्वेल थीप के सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था देवानंद के फेवरेट किशोर दा, भूपेंद्र सिंह, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म ज्वेल थीप का गीत संगीत सुपरहिट था। ज्यादातर गीत खूब पसंद किए गए थे, बल्कि यूं कहें कि आज भी हम इन्हें सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें सुनकर आनंद जो मिलता है। 3 घंटे 6 मिनट की फिल्म ज्वेल थीप को IMDb की तरफ से मिली 7.9 रेटिंग बताती है कि जितना बेहतरीन इसका गीत संगीत था उतनी बेहतरीन फिल्म भी थी। लेकिन क्या ये बॉक्स ऑफिस पर भी उतनी बेहतरीन कमाई भी कर पाई थी? तो चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले नजर जरा इसके बजट पर डाले तो फिल्म ज्वेल थीप का बजट था अप्रोक्सीमेट 75 लाख रुपए, और रिलीज के बाद ऑल ओवर इंडिया 1 करोड़ 75 लाख की कमाई कर हिट रहते हुए साल की 6ठे नंबर की फिल्म थी। वैसे साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो उपकार की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक सकी थी। इतबार तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन बात सच। फिल्म ज्वेल थीप में 3 बड़े सितारे थे, देवानंद, दादा मुनि अशोक कुमार और वैजयंती माला। लेकिन तीनों में शुरुआत में केवल देवानंद ही फिल्म का हिस्सा थे, जबकि अशोक कुमार और वैजयंती माला सेकंड चॉइस थे। बात दरअसल सन 1965 की है। देव आनंद और उनके भाई गोल्डी फिल्म गाइड की सफलता का जश्न मना रहे थे। वे अमेरिका में भी इसी मकसद से गए थे कि फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगली फिल्म की कहानी तैयार थी, इसलिए उन्हें फौरन हिंदुस्तान लौटना पड़ा। गोल्डी को लग रहा था कि गाइड की सफलता के बाद उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन ज्वेल थीप की कहानी ऐसी थी कि उनके लिए चैलेंज और ज्यादा बढ़ गया। सबसे बड़ा चैलेंज तो कास्ट फाइनल करने का था। भाई देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नाम फाइनल करने शुरू कर दिए। हालांकि फिल्म की कहानी क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल से भरी थी, और फिल्म का नाम भी ज्वेल थीप था, यानी फिल्म में कोई बड़ा चोर भी था। इसलिए कहानी के मुताबिक दोनों किसी ऐसे सितारे की तलाश में थे जो देवानंद की टक्कर का हो, क्योंकि अगर किसी पुरानी या मदनपुरी टाइप के हीरो को कास्ट कर लिया गया तो फिल्म का सारा सस्पेंस थिएटर में फिल्म उतरने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों ने बड़बोले राजकुमार को नेगेटिव शेड में उतारने का फैसला कर लिया, जिसके बाद गोल्डी पहुंच गए राजकुमार के घर कहानी सुनाने। लेकिन वहाँ उन्होंने इतनी भी चेतावनी दी कि अगर वे फिल्म करते हैं तो शूटिंग के बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमार ने तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ दिनों का टाइम मांग लिया। हालांकि 5-6 दिनों बाद भी जब राजकुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो आखिरकार गोल्डी ने खुद राजकुमार को फोन लगाया। राजकुमार उस टाइम भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए और पूरी स्क्रिप्ट की डिमांड करने लगे। गोल्डी ने साफ मना कर दिया, लेकिन इतना भरोसा भी दिया कि जो कहानी उन्हें सुनाई जाएगी उससे अलग एक भी सीन नहीं होगा। जिसके बाद राजकुमार सोचने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगने लगे, लेकिन गोल्डी तुरंत जवाब पर अड़ गए। और जब राजकुमार हाँ ना में कोई जवाब नहीं दे पाए तो गोल्डी ने खुद फोन रख दिया और सारी सिचुएशन देवानंद को बता दी। दोनों फिर से सोचने लगे कि आखिर किसे साइन किया जाए। तभी गोल्डी के माइंड में दादा मुनि अशोक कुमार का नाम सामने आया। नाम सुनते ही देव भी बोले क्या खूब गोल्डी, क्योंकि अशोक कुमार देवानंद के अच्छे दोस्तों में से एक थे, जिनके साथ उनके फैमिली रिलेशन भी थे। और एक बात यह भी कि सन 43 की किस्मत न केवल अशोक कुमार की बल्कि हिंदी सिनेमा की भी पहली एंटी हीरो फिल्म थी। इसके अलावा अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने समय और उम्र के हिसाब से खुद को चरित्र अभिनेता में ढाल लिया था। लेकिन फिल्म ज्वेल थीप के लिए दादा मुनि को राजी करना दोनों भाइयों के लिए टेढ़ी खीर था, क्योंकि अशोक कुमार तब अमेरिका से हार्ट सर्जरी करा कर लौटे थे। इसलिए देवानंद ने खुद मोर्चा संभाला
और गोल्डी को खुद जाकर दादा मुनि से मिलवाया। और गोल्डी ने जो मुंह से पहला शब्द निकाला वो यही कि फिल्म में उनका रोल बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स में उन्हें एक बुरा आदमी दिखाया जाएगा। जिसके बाद दादा मुनि को शीशी में उतारने के लिए गोल्डी ने एक और दाव चला और कहा कि उन्होंने इससे पहले भी एंटी हीरो किरदार किए हैं, इसलिए ज्वेल थीफ में उनके सिवाय यह रोल कोई और नहीं कर पाएगा। अशोक कुमार तैयार तो हो गए, लेकिन उसके लिए उनकी कुछ शर्तें थी, जिसमें पहली तो ये कि किसी सीन में न तो कोई उन्हें मारेगा और न ही वे किसी को मारेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ ही समय पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। शर्त मंजूर करते हुए गोल्डी ने अशोक कुमार को भरोसा दिया कि उनकी भूमिका लोगों के दिमाग से खेलने की, न कि फाइट करने की। इसके बाद दादा मुनि ने दूसरी शर्त बताई कि वे सेट पर ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगे, जिसके 2 घंटे बाद वे ठीक 1 घंटे का लंच ब्रेक लेंगे और फिर शाम को ठीक 5 बजे सेट से चले जाएंगे, भले ही उस दिन शूटिंग पूरी हो या ना हो। गोल्डी ने दादा मुनि की शर्त समेत सभी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह अशोक कुमार ज्वेल थीफ करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। और फिर रिलीज के बाद तो सभी को पता ही है, फिल्म ज्वेल थीफ कल्ट क्लासिकल फिल्मों में गिनी जाने लगी। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां। वैसे आनंद भाइयों ने दादा मुनि अशोक कुमार को तो मना लिया, लेकिन वे मेन अभिनेत्री सायरा बानो को नहीं मना पाए, क्योंकि उनकी तब दिलीप कुमार के साथ नई नई शादी हुई थी, इसलिए उनकी जगह भी किसी दूसरी हीरोइन को ढूंढना था। ऐसे में वैजंतीमाला का नाम सामने आया। कुछ दिनों बाद गोल्डी वैजंतीमाला से मिले, जहां चमनलाल बाली भी मौजूद थे। गोल्डी ये देखकर हैरान थे कि बाली वहां क्यों है। उन्हें ये नहीं पता था कि वैजंतीमाला का उनसे अफेयर चल रहा है। गोल्डी बाली का वहां से जाने के लिए वेट करने लगे, लेकिन तभी वैजंतीमाला ने गोल्डी को कहानी सुनाने को कहा। गोल्डी बाली की तरफ देखने लगे, तभी बाली भी कहने लगी कि कहानी तो वे ही सुनकर फाइनल करेंगे। गोल्डी सोचने लगे कि काम वैजंतीमाला को करना है, लेकिन कहानी चमनलाल बाली सुनकर फाइनल करेंगे। ऐसे में एक बारी तो गोल्डी को लगने लगा कि यह बात नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी। लेकिन एंड में वैजंतीमाला ने असली ज्वेल थीफ का नाम पूछ लिया। ये सुनकर गोल्डी हैरान रह गए, लेकिन साथ में बैठे बाली सब समझ गए और गोल्डी की कहानी की खूब तारीफ करने लगे। जिसके बाद गोल्डी सोचने लगे कि जिससे वे दूर भागने की सोच रहे थे उसे कहानी समझ भी आ गई और पसंद भी आ गई, और उन्हीं की वजह से वैजंतीमाला फिल्म करने को तैयार भी हो गई, वरना उन्होंने तो करने से मना ही कर दिया था। वैसे वैजंतीमाला ने शूटिंग के पहले दिन महबूब स्टूडियो में गोल्डी को काफी परेशान किया, क्योंकि दरअसल 11 बजे सेट पर अशोक कुमार की एंट्री होती थी, इसलिए सभी सितारों को सेट पर मौजूद रहना कंपलसरी था। वैजंतीमाला को भी ये पता था, क्योंकि गोल्डी ने अशोक कुमार की खराब सेहत की जानकारी उन्हें पहले ही दे रखी थी, लेकिन बावजूद इसके वे मेकअप रूम से बाहर नहीं आई, और जब आई तो 1 बज चुका था, और 1 बजने का मतलब था कि ये टाइम अशोक कुमार के लंच का था। इसलिए गोल्डी ने गुस्से में वैजंतीमाला को 2 बजे आने का टाइम दे दिया। वैजंतीमाला बड़ी स्टार थी, उनके नखरे भी ज्यादा थे, लेकिन गोल्डी ने उन्हें खरी खोटी सुना दी, जिसके बाद वैजंतीमाला उनकी 2 टुक बातें सुनकर काफी हर्ट हुई। इसलिए इसके बाद वे ठीक 2 बजे सेट पर वापस आ गई और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इसके बाद आने वाले शॉट में वैजंतीमाला की बजाय गोल्डी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि वैजंतीमाला बेहतरीन डांसर थी, लेकिन उन्हें छोटे छोटे शॉट में डांस करने की आदत थी। कोरियोग्राफर सोनलाल को गोल्डी ने पहले ही बोल दिया था कि वे लंबे लंबे शॉट लेंगे, इसलिए वैजंतीमाला की 1 दिन पहले होठों पे ऐसी बात गीत के लिए रिहर्सल करा दी जाए, लेकिन वैजंतीमाला ने रिहर्सल करने से मना कर दिया। जिसके बाद शूटिंग के दिन गोल्डी ने जब ये सुना कि वैजंतीमाला ने रिहर्सल नहीं की है तो उन्होंने उस दिन का शूट कैंसिल कर दिया और वैजंतीमाला को रिहर्सल करने को बोल दिया। लेकिन वैजंतीमाला बजाय रिहर्सल करने के घर चली गई, जिसके बाद कोरियोग्राफर सोनलाल की सहायक सरोज खान को उनके घर भेजा गया। जिसके बाद सरोज ने जब गोल्डी को ये बताया कि उन्होंने एक हाथ हिलाने की भी प्रैक्टिस नहीं की, तो ऐसे में गोल्डी के पास गीत शूट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि बगैर रिहर्सल के वैजंतीमाला ने जो डांस किया उसे देखकर गोल्डी हैरान रह गए और उनकी तारीफ करने लगे, क्योंकि जैसा वे चाहते थे वैजंतीमाला ने ऐसा ही उन्हें करके दिखाया और खूब लंबे शॉट दिए। वैसे फिल्म ज्वेल थीफ की इंडोर शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई थी, तो आउटडोर सीन सिक्किम में फिल्माए गए थे, और ओठों पे ऐसी बात जो गीत था उसकी शूटिंग गोल्डी ने राजधानी गंगटोक के रोयल पैलेस में की थी, और इसी गीत की वजह से सिक्किम को उसकी पहली हिंदी फिल्म रोमियो इन सिक्किम मिली थी, क्योंकि दरअसल फिल्म ज्वेल थीफ से इंस्पायर्ड होकर श्याम प्रधान ने फिल्म बनाने का फैसला किया था। गोल्डी ने ज्वेल थीफ में सिक्किम की मोस्टली खूबसूरत लोकेशन को कैप्चर किया था,
इसलिए वहाँ की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने का क्रेडिट उन्हें ही दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा फिल्म ज्वेल थीफ से जुड़ा एक किस्सा ये भी काफी रोचक है कि ये दिल ना होता बेचारा गीत दरअसल पहले गीतकार शैलेंद्र ने गुरुदत्त के निर्माण में बनी धर्मेंद्र स्टारर सन 66 की बारे फिरंगी के लिए लिखा था। गीत उस टाइम मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया गया था, लेकिन अटैक आने के चलते SD बर्मन ने काम बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद इस गीत का इस्तेमाल हुआ फिल्म ज्वेल थीफ के लिए, जिसे किशोरदा की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और कंपोज किया RD बर्मन ने, जिनका कंपोज किया ये फिल्म का इकलौता गीत भी था, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं मिला भी तो पिता SD बर्मन के सहायक के तौर पर। वैसे इसके गीत शैलेंद्र और मधुर सुल्तानपुरी से लिखवाने के पीछे एक कहानी है, क्योंकि शैलेंद्र और गोल्डी अच्छे दोस्त थे और गोल्डी ने जब फिल्म ज्वेल थीफ बनाने की घोषणा की तो शैलेंद्र उन दिनों काफी बीमार रहने लगे थे, इसलिए वे चाहते थे कि गोल्डी फिल्म के गीत मधुर सुल्तानपुरी से लिखवाएं। शैलेंद्र उस टाइम एक गीत ही लिख पाए थे कि इसके बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि फिल्म के निर्माण के दौरान ही 14 दिसंबर 1966 को उनकी मौत भी हो गई। वैसे गम से अलग इंडस्ट्री के लिए उस टाइम एक अच्छी बात ये थी कि ये दिल पुकारे यारे यारे गीत को मोहम्मद रफी और लता ने तकरीबन 4 सालों बाद मिलकर गाया था। रफी और लता की दरअसल गीत तस्वीर तेरे दिल के वक्त रॉयल्टी को लेकर बहस छिड़ गई थी, जिसके बाद दोनों ने साथ गाना बंद कर दिया था। वैसे ज्वेल थीफ की वजह से दोनों का झगड़ा खत्म हुआ ऐसा नहीं, बल्कि दोनों का झगड़ा खत्म हुआ संगीतकार जय किशन की वजह से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रफी ने दरअसल लता से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी, जिस पर कई सालों बाद कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी, क्योंकि ऐसी कोई चिट्ठी लिखी गई थी या नहीं लता जी पेश नहीं कर पाई थी। हाथों के जोर से अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं नहीं कोई और हूं, तो ये मत भूलिए कि मेरे पास भी 2 हाथ हैं। वैसे फिल्म ज्वेल थीफ के बारे में कहा जाता है कि फिल्म एक नहीं बल्कि 3 अमेरिकन फिल्मों से इंस्पायर्ड थी, जिनमें सन 1955 की टू कैच ए थीफ, 1958 की वर्टिगो और 1959 की नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट थी। लेकिन बावजूद इसके इसे सबसे करीब कहा जाएगा नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट के, जो एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी। हालांकि फिल्म ज्वेल थीफ का सिलसिला 60 के दशक में ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सन 1996 में इसका द रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ टाइटल से रीमेक भी बनाया गया था, जिसमें ओरिजिनल ज्वेल थीफ से केवल देवानंद और अशोक कुमार ही थे और फिल्म भी नवकेतन बैनर से अलग किसी दूसरे बैनर की थी। फिल्म ज्वेल थीफ की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म में देवानंद द्वारा पहनी कैप भी काफी फेमस हुई थी। वैसे देव को इससे पहले भी कैप पहनने का बहुत शौक था, कई फिल्मों में वे तरह तरह की कैप पहने नजर भी आए थे, लेकिन फिल्म ज्वेल थीफ में पहनी कैप उन्होंने अमेरिका से खरीदी थी और इसे फिल्म में देव को पहनाने का आइडिया दरअसल गोल्डी का ही था। और गोल्डी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्मों में क्लाइमेक्स कॉन्सेप्ट गीत पहली बार उन्होंने ही पेश किया था, जिसके बाद ये एक ट्रेंड बन गया था और बहुत से फिल्ममेकर उनकी देखा देखी क्लाइमेक्स गीत रखने लगे थे। इसके अलावा फिल्म ज्वेल थीफ का प्रीमियर मुंबई में रखा गया था, जहां कई बड़े बड़े सितारों ने अपनी हाजिरी लगाई थी। तो ये तो बात रही फिल्म ज्वेल थीफ के अनसुने किस्सों की। अब बात फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो 15वें फिल्म फेयर में ज्वेल थीफ को 2 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें ये एक अवार्ड पर कब्जा जमाकर संयुक्त चौथे नंबर की फिल्म थी। फाइनली फिल्म ज्वेल थीफ की न केवल कहानी बेहतरीन थी, बल्कि सभी की अदाकारी, स्क्रीन प्ले और गीत संगीत से लेकर क्लाइमैक्स तक जबरदस्त था। गोल्डी मानते थे कि फिल्म की कामयाबी इसलिए भी बहुत बड़ी थी क्योंकि ये एक आसान फिल्म नहीं थी। हालांकि फिल्म बेशक कोई खास अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन देव, गोल्डी और नवकेतन फिल्म्स के लिए ज्वेल थीफ मील का पत्थर साबित हुई थी। और जब इसे 20 सालों बाद टीवी पर टेलीकास्ट किया गया तो नई पीढ़ी ने इसे पहली बार देखा और सभी की खूब जमकर तारीफ की। ओल्ड इज गोल्ड में फिल्म ज्वेल थीफ पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।